Hello everyone, you are welcome in series of rapid revision classes for the board exam. Today we have the topic from the 12th class political science. Chapter is the third South Asia. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द बोर्ड एग्जाम और इससे एक 4 मार्क या 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज टू बी आस्क इन योर पेपर. तो इसके अंदर जो केस स्टडी है वो हमें पढ़नी है कि साउथ एशिया की जो कंट्रीज है वहां पे डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस कैसे रहा है. तो लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है साउथ एशिया का मीनिंग और कौन सी कंट्री साउथ एशिया का पार्ट है. सेकंड, इससे जो क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द साउथ एशिया. सबसे पहले हम देखते हैं साउथ एशिया का मीनिंग. आप लिखोगे साउथ एशिया इज कंसिस्टेड विद द 7 कंट्रीज. इसके अंदर कितनी कंट्रीज है? 7 कंट्रीज है विद 7 कंट्रीज. अब वो 7 कंट्रीज हैं कौन कौन सी, उसको लर्न करने के लिए थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल मैप देखना पड़ेगा. पॉलिटिकल मैप में हम सबसे पहले किसको बनाते हैं? इंडिया को. इंडिया के बाद जब आप पॉलिटिकल मैप के बाद देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि यहां पे भारत के नेबरिंग कंट्री कौन से हैं. थोड़ा अच्छा नहीं बना, यू ट्राई टू एडजस्ट. तो पहला इंडिया. इंडिया का नेबरिंग कंट्री जो भारत में से निकला उसका नाम है पाकिस्तान. पाकिस्तान का ही पार्ट होता था एक कंट्रीज का नाम था बांग्लादेश. अर्लियर इट वाज नोन एज द ईस्टर्न पाकिस्तान. यहाँ पे एक कंट्री है हमारा नेबरिंग कंट्रीज का नाम है नेपाल और दूसरी यहीं पे एक नेबरिंग कंट्रीज का नाम है भूटान. अब ये तो वो कंट्री है जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं. इसके अलावा 2 कंट्रीज हैं जो आइलैंड्स हैं. एक का नाम कौन सा है? श्रीलंका. और सेकंड वन एक और आइलैंड है जिसका नाम है मालदीव्स. तो ये 7 कंट्रीज का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? साउथ एशिया. अब साउथ एशिया का जो एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जाएगा विच अमंग द फ्लोइंग कंट्री नॉट ए पार्ट ऑफ द साउथ एशिया. रैंडमली यूजुअली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं. पहला मिल सकता है म्यांमार जो इधर है, दूसरा मिल सकता है चाइना और तीसरा अफगानिस्तान भी हो सकता है. ये तीनों की तीनों कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं बट दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ द साउथ एशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन साउथ एशिया का आता है कि यू हैव टू राइट द यूनिक फीचर्स. साउथ एशिया की क्या फीचर्स हैं? साउथ एशिया की जो फीचर्स है उसमें आपने क्या करना है? 2 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है. फर्स्ट वन, साउथ एशिया हैज नेचुरल बॉर्डर. इट मींस साउथ एशियन कंट्रीज के पास क्या अपना एक नेचुरल नेचर द्वारा क्रिएटेड बॉर्डर है जिससे वो दूसरी कंट्रीज को अलग करता है. लेट्स वी सी. यहां पे देखिए कि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है हिमालय. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो नॉर्थ में बॉर्डर क्रिएट कर रहा है उसका नाम क्या है? हिमालय माउंटेन रेंज. हिमालय माउंटेन रेंज. दूसरा देखिए साउथ के अंदर कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन. साउथ में कौन सा है? इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन भारत को साउथ एशिया को सेपरेट करता है किससे? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से. तीसरा यहाँ पे वेस्ट. वेस्ट के अंदर क्या है? अरेबियन सी है. तो वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी जो अलग करता है किससे? वेस्ट एशिया से. नेक्स्ट यहाँ पे ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है जो ईस्टर्न एशिया है उससे अलग करता है. बे ऑफ बंगाल. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ साउथ एशियन कंट्रीज हैव द नेचुरल बॉर्डर. आप लिखे नेचुरल बॉर्डर. नॉर्थ में क्या है? साउथ में क्या है? वेस्ट में क्या और ईस्ट में क्या है? सेकंड आप लिखोगे ऑल कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक. जो साउथ एशिया है उसमें जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है? आज के टाइम में डेमोक्रेटिक है. हिस्टोरिकली बैकग्राउंड कुछ कंट्रीज का मोनार्की रहा है, कुछ कंट्रीज एक्सपीरियंस द मिलिट्री रूल रहा है, पर फाइनली सारी की सारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक है. दिस इज द यूनिक फीचर्स ऑफ द साउथ एशिया. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है साउथ एशिया का, एक्सप्लेन द कॉमन प्रॉब्लम्स इन द साउथ एशिया. साउथ एशिया की जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? अब कॉमन प्रॉब्लम मीन्स कि ऐसी प्रॉब्लम विच एक्सपीरियंस बाय ऑल द कंट्रीज. इंडिया भी उन प्रॉब्लम से जूझ रहा है. पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान. सबसे पहली जो साउथ एशिया का बर्निंग पॉइंट है वो क्या है? बाउंड्री डिस्प्यूट है. बाउंड्री डिस्प्यूट या आप लिख सकते हो कि बॉर्डर्स आर नॉट क्लियर. सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेकर है? बॉर्डर्स आर नॉट क्लियर. द रीजन इज बिहाइंड क्योंकि इन सारी जो कंट्रीज का बैकग्राउंड रहा है वो कॉमन रहा है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दे वर अंडर द कॉलोनियल रूल और कॉलोनियल रूल के टाइम में ही ज्यादा बॉर्डर्स को क्रिएट किया गया है कॉलोनियल मास्टर्स के द्वारा. और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वहां की नेशनल गवर्नमेंट ने उस बॉर्डर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. यहां पे आप 2 एग्जांपल लिख सकते हो. फर्स्ट एग्जांपल यू विल राइट इंडिया एंड पाकिस्तान का बाउंड्री डिस्प्यूट है.
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दूसरा इंडिया वर्सेस नेपाल, इंडिया वर्सेस नेपाल। तीसरा आप डिस्प्यूट लिख सकते हो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। 3 आप ये डिस्प्यूट्स यहाँ पे लिख सकते हो और भारत का तीनों कंट्री के साथ क्या बाउंड्री डिस्प्यूट है। आप बोले सर भारत ही क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये देखा जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वाटर बॉडीज या फिर आपका लैंड बॉर्डर के साथ भारत के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में आप लिखोगे वाटर डिस्प्यूट। और वाटर डिस्प्यूट आई थिंक ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है साउथ एशिया की, ये पूरी दुनिया का ग्लोबल इश्यूज है जहां पे एक रिवर 2 कंट्री से फ्लो करती है, अक्सर उन दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को लेके, डैम को लेके या फिर पोल्यूशन को लेके किसी ना किसी बात को लेके डिस्प्यूट रहता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट में यू विल एक्सप्लेन अबाउट द 2 मेजर डिस्प्यूट, 2 मेजर डिस्प्यूट को एक्सप्लेन करोगे। पहला जो मेजर डिस्प्यूट है किसके बीच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ हमारा वाटर डिस्प्यूट है किसको लेके, इंडस को लेके। इंडस एक रिवर है जो ओरिजिनेट होती है कहां से, नियर टू द मानसरोवर लेक, तिब्बत से, फिर ये इंडिया में एंटर करती है और फिर ये पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर देन एंट्री इनटू द पाकिस्तान। इंडस वाटर को लेके एक ट्रीटी हुई थी 1960s के अंदर। दिस ट्रीटी वाज साइन विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया को 20% वाटर मिलेगा इंडस का और पाकिस्तान को मिलेगा 80%। फिर भी पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी विद दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर। इतना सारा पानी लेने के बाद भी पाकिस्तान को लगता है मेरे को ज्यादा पानी मिलना चाहिए, और जबकि हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे इंडिया को कम पानी मिल रहा है। दूसरा आप लिखोगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। इन दोनों के बीच में भी पानी को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। एक रिवर कॉमन फ्लो करती है जो इंडिया से ओरिजिनेट करती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है। उसके लिए दोनों कंट्री ने 1996 के अंदर एक ट्रीटी भी साइन की थी, पर इस ट्रीटी के बाद भी बोथ गवर्नमेंट आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोविजन ऑफ द कंसर्न ट्रीटी। तीसरा आप लिख सकते हो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द नेपाल एंड भूटान। इनके बीच में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं और दोनों कंट्रीज का वाटर डिस्प्यूट है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे जो साउथ एशिया है उसके खास बात ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे एथेनिक डाइवर्सिटी है और एथेनिक डाइवर्सिटी होने की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे एथेनिक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो आप यहाँ पे 2 एग्जांपल लिख सकते हो। पहला आप एग्जांपल लिख सकते हो श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में जो तमिल्स हैं उनको राइट्स नहीं दिए गए, इसलिए उन लोगों ने अपोज किया और अपोज करने की वजह से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो गया। ऐसे पाकिस्तान के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है और ह्यूमन राइट वायलेशन जो होता है वो अगेंस्ट ऑफ हिंदू होता है। अब यहाँ पे एथेनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, द रीजन इज बिहाइंड क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो 3 ये हो गए। फोर्थ वन लिखोगे इन कंट्रीज का क्या है, लो रैंक इन एचडीआई है, लो रैंक इन एचडीआई। एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो लगभग 193 कंट्री का प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें भारत का भी रिसेंटली रैंक आया 131, उससे पहले 132। तो अब ये बोलता है लो रैंक इन द एचडीआई। एचडीआई का मतलब क्या है बेटे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक रिपोर्ट आती है और इसको जो रिपोर्ट का इशू करता है वो कौन करता है, यूएनडीपी। और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है 3 चीजों के आधार पे। आपके देश का एवरेज इनकम क्या है, सेकंड आपके देश का लिटरेसी रेट, लेवल ऑफ नॉलेज, और थर्ड वन हेल्थ। इन 3 चीजों के आधार पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, उसमें रैंक देखा जाता है। एवरेज इनकम इन सारी साउथ एशियन कंट्रीज का कम है, लिटरेसी रेट श्रीलंका को छोड़ के सारी कंट्री का बिलो 90 है, श्रीलंका का 90 के आसपास है। फोर्थ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होने के 3 बड़े रीजन है। पहला बड़ा रीजन तो वहीं से उठा लोगे, लो लिटरेसी रेट है। जब तक आपके लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या नहीं हो सकते, कन्वर्ट नहीं हो सकते। सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मोर पॉपुलेशन है, लेस रिसोर्सेस है। तो मोर पॉपुलेशन होने की वजह से और लेस रिसोर्सेस होने की वजह से इम्बैलेंस है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, दुनिया के अंदर 3 कंट्री का सबसे ज्यादा है, पहले नंबर पे जापान, बांग्लादेश, इंडिया, और पाकिस्तान ऑल्सो हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तीसरा इसके अंदर क्या है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर है। लो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जब किसी कंट्री के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट अवेलेबल ना हो, जैसे एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, अकोमोडेशन को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके,
जब तक ये सारी सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी तो आप अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। वैसे भारत ने बहुत अच्छा खासा इसके अंदर इंप्रूव किया है अपने लिटरेसी रेट को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ को लेके, पर अभी भी वी नीड टू डू मोर वर्क हार्ड, जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे इसके अंदर टेररिज्म। टेररिज्म क्या है? सबसे बड़ा इशू है वो। टेररिज्म इज नॉट ए प्रॉब्लम बिटवीन द टू कंट्री। आप लिखोगे ऑल द साउथ एशियन कंट्री आर सफरिंग फ्रॉम द टेररिज्म। इंडिया का तो आप इसमें लिख ही सकते हो। 2016 के अंदर भारत में, रिसेंटली लिखोगे रिसेंटली इंडिया एक्सपीरियंस द नंबर ऑफ द टेररिस्ट अटैक। 2016 के अंदर 2016 में भारत में 2 बड़े अटैक हुए थे। एक पठानकोट के अंदर अटैक हुआ, दूसरा कहां पे? उरी अटैक, जिसके बाद भारत ने क्या किया था? स्ट्राइक किया था किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा आप लिखोगे 2019 के अंदर पुलवामा अटैक। इसको कौन भूल सकता है भाई? पुलवामा अटैक, जिसके अंदर मोर देन 40 सोल्जर्स भारत के शहीद हुए थे, और ये किसकी वजह से हुआ था? टेररिस्ट की वजह से हुआ। अब दूसरा यहां पे लिखोगे पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑल्सो इटसेल्फ सफरिंग द टेररिज्म। देखिए, जो गलत करेगा एक दिन उसके साथ गलत भी होगा। उसी तरह से पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिज्म। पाकिस्तान के स्कूल में, कॉलेज में, मॉस्को में, पब्लिक प्लेसेस पे, ट्रेन पे, बसेस में, सारी जगह टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तीसरा आप यहाँ पे लिखोगे श्रीलंका। श्रीलंका ऑल्सो एक्सपीरियंस द टेररिस्ट अटैक। वहां पे 2020 के अंदर चर्च के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे। ऐसे आप लिख सकते हो बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर भी टेररिज्म है। वो किसके नाम पे? इस्लामिक फंडामेंटल टेररिज्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लोगों को उकसाया जाता है कि आप वायलेंस कीजिए और आपको ये मिलेगा। मतलब उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, बस इतना आप लिख दोगे। तो देखिए, ये 6 बड़ी प्रॉब्लम्स हमने लिखी हैं। कॉमन प्रॉब्लम, बाउंड्रीज, वाटर, एथेनिक। आसान कर लो, बॉर्डर हर एक कंट्री का डिस्प्यूट, वाटर, एथेनिक। तो यहाँ पे 3 चीजें हो गई हैं। फोर्थ वन क्या लिखो? लो रैंक इन द HDI रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द टेररिज्म। तो दिस आर द 6 मेजर प्रॉब्लम इन द साउथ एशियन। एक क्वेश्चन आता है जो हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर का। क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू से दैट कि साउथ एशियन पीपल, जो साउथ एशियन पीपल्स हैं, दे हैव द एस्पिरेशन फॉर द डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये अकेला सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है जहां पे सारे की सारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक हैं। तो ये एक यूनिक फीचर्स है किसका? साउथ एशियन कंट्रीज का। पहले जब ये क्वेश्चन आएगा आप लिखोगे साउथ एशिया का मीनिंग। तो यहाँ पे आपको 2 मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं। पहले किसका एक्सप्लेन करोगे? साउथ एशिया। साउथ एशिया का सेम आप पहली स्लाइड से कॉपी करोगे कि साउथ एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट कंसिस्ट विद द 7 कंट्री, और राइट नेम द कंट्री। दूसरा आप लिखोगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को सिंपल एक लाइन में लिख सकते हो, इट इज द इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल डिसाइड देयर रूलर। बस सिंपल सी बात होगी। अब साउथ एशियन कंट्रीज क्या करती हैं? प्रेफर करती हैं किसको? प्रेफर टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। अब क्यों देती हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी की खास बात क्या है? इट इज अ इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पीपल डिसाइड करते हैं कि आपके रूलर कौन होंगे, फर्स्ट थिंग दैट। सेकंड वन, इट गिव द इक्वल राइट्स। ये सभी को इक्वल राइट्स देती है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सोशल बैकग्राउंड। थर्ड पॉइंट आप इसके अंदर क्या लिखोगे? जो डेमोक्रेसी है प्रोड्यूस करती है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार काम करे। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है लोगों की नीड्स के अनुसार काम करे। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि व्हेन द पीपल हैव राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कि लोग हर एक जानकारी गवर्नमेंट से ले सके जो उनके लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स व्हेन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर, तो यू कैन राइट एप्लीकेशन टू सी योर आंसर शीट, और उसको रीएवल्यूएशन भी किया जा सकता है। इट प्रोड्यूस द अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? आंसरेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे बड़ी मजेदार बात, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट, यू हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट। अगले इलेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो? उस करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट डाल के इसको चेंज कर सकते हो। ये सारे पॉइंट लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर एक ही पॉइंट लिख सकते हो, ऑल साउथ एशियन कंट्रीज आर द डेमोक्रेटिक। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो सारे की सारी क्या है भाई? डेमोक्रेटिक है। तो दिस इज द थिंग अबाउट द 4 मार्क क्वेश्चन। आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दीजिए, इंडिया इज द डेमोक्रेटिक, पाकिस्तान इज द स्टिल डेमोक्रेटिक, क्योंकि पाकिस्तान का हम पढ़ेंगे, दे फेस द मिलिट्री रूल। बांग्लादेश इज द डेमोक्रेटिक, नेपाल इज द डेमोक्रेटिक। अब इसमें आता है क्वेश्चन, अक्सर ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, कहां पे डेमोक्रेसी? इन पाकिस्तान के अंदर।
अब ये क्वेश्चन हाईली रिपीटेड है भाई, और आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो रियली यू विल एंजॉय, और साथ में आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया के अंदर इस तरह की बदतमीजियां नहीं हुई है। क्योंकि पाकिस्तान अनाउंस करता है हम डेमोक्रेटिक, थोड़े दिनों में मिलिट्री रूल, फिर कहता है डेमोक्रेटिक मिलिट्री रूल, डेमोक्रेटिक मिलिट्री रूल, डेमोक्रेटिक मिलिट्री रूल, ड्रामा बना के रखा हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम का। भारत में ऐसा नहीं है। अब यहां पे आप देखोगे कि पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद कैसे अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर काम किया और क्या वहां पे चैलेंजेस आए। पहले तक इंट्रोडक्शन लिखोगे, बिफोर 1947 पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, with the independence of India it become an independent state that declare we are going to become a democratic country। आपको ईयर याद करने पड़ेंगे, पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को इंडिपेंडेंस मिली 47 में, 11 इसके अंदर जोड़ दीजिए तो 58 हो गया। फिर आप यहाँ 1958 को लिए फिर 11 जोड़िए तो कितना हो गया 69 हो गया। 2 बार मिलिट्री रूल लग चुका है, 1969 को लाइए यहाँ पे क्या लिखोगे 71 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 2 ईयर है तो 6 प्लस कर दीजिए, 3 दूनी 6, 1971 से लेके 1977, फिर दोबारा 1977 से लेके फिर 1988, फिर दोबारा यहाँ पे देखिए 1988 से लेके फिर 11 जोड़ दीजिए 1999, फिर दूसरी बार जब आप 1999 लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख दिए 2007 और ऑनवर्ड आफ्टर 2007 के बाद हम यहाँ पे एक टिक मार्क लगा देंगे, बस इतना काम है। याद करना बड़ा आसान है। 47 इंडिपेंडेंस है, 11 2 बार लग चुका है, 3 बार लगा, मल्टीप्लाई 2 6 हो गया। फिर यहाँ पे कहता है नहीं भाई 11 ही ठीक है, फिर 11 और फिर यहाँ पे आप देखोगे 8 ईयर्स आ रहा है। तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है बार बार मिलिट्री रूल लगा तो 11 नंबर उन्होंने परफेक्ट नंबर मान लिया और उसी के अनुसार अपने पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज लेके आए। देखते हैं कब कब डेमोक्रेसी। 1947 to 1958 they declared that कि we are going to become a democratic country। हम क्या बनेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद उनके जो पहले पीएम थे उन पीएम का नाम था लियाकत अली, और खास बात यह है कि जो लियाकत अली थे ही बिलोंग्स टू द करनाल से बिलोंग करते थे, और जैसे भारत का पार्टीशन हुआ ही मूव टू पाकिस्तान और ये वहां के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। साथ में दे हैव रिटन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और डिक्लेयर किया कि हमारे यहाँ पे क्या होंगे इलेक्शंस होंगे। 2 पॉइंट लिखने। 1958 के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या लगा मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल का मतलब होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के सारी की सारी जो पावर थी वो किसको दे दी गई वहां पे आर्मी जनरल को, और वहां के जो आर्मी जनरल थे उनका नाम था अयूब खान। पहले जो आर्मी जनरल थे उनका नाम क्या था भाई अयूब खान। अयूब बड़ा पॉपुलर नेम होता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, अयूब खान। जो अयूब खान साहब है उनके टाइम में 2 बड़े मेजर इवेंट हुए। पहला लिखोगे 1965 का वॉर विद इंडिया, और 1966 के अंदर इन्होंने एक पैक्ट साइन किया था भारत के साथ, उसका नाम था ताशकंद पैक्ट। क्या था भाई ताशकंद पैक्ट। 1969 से लेके 1977 तक दोबारा से यहाँ पे सेकंड टाइम मिलिट्री रूल लगा। पीपल ने बड़ा अपोज किया अयूब खान को और अयूब खान ने रेजिग्नेशन दे दिया, और वहां के जो करंट आर्मी जनरल थे उनका नाम था अय्या खान, ही बिकम द रूलर ऑफ पाकिस्तान। अब जो अय्या खान है उनके टाइम के अंदर भी 2 बड़े मेजर इवेंट हुए। पहला मेजर जो इवेंट हुआ वो क्या हुआ, पहला मेजर इवेंट ये हुआ कि उनके टाइम में पहला जनरल इलेक्शन हुआ पाकिस्तान के अंदर 1970s में। भारत में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ 1951 टू 52। यही आप डिफरेंसेस देख सकते हो, भारत की डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर डेमोक्रेसी है, और भारत के जो लीडर थे दे आर कमिटेड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था कन्वर्टेड इनटू द बांग्लादेश, क्योंकि भारत के साथ वॉर हुआ, भारत ने इसको बुरी तरह से हराया और दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया। 93 अलाइव सोल्जर्स को अरेस्ट किया था पाकिस्तान के, और शिमला समझौता में हमने उनको सबको रिलीज भी कर दिया था। 1971 से लेके 77 तक दोबारा से यहाँ पे क्या होगी भाई री एस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी, मतलब एक लंबे टाइम के पीरियड के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी आई। और अब की बार जो इनके जो लीडर थे उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, ही वाज अ लीडर, ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। और इसके टाइम के अंदर 1972 के अंदर दे हैव साइन द शिमला एग्रीमेंट विद द इंडिया। शिमला एग्रीमेंट विद इंडिया या शिमला पैक्ट भी बोल देते हैं। शिमला एग्रीमेंट के ऊपर किसने साइन किए, वहां के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी उस समय इतनी थी कि कोई भी लीडर उनके सामने दिखाई नहीं देता था, और एक बड़े फेमस लीडर थे, उन्होंने तो ये बोला था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया।
1977 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो को फिर हटा दिया गया और यहाँ पे क्या लग गया, री मिलिट्री रूल, दोबारा से मिलिट्री रूल लग गया। अब की बार यहाँ के जो मिलिट्री रूलर थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट एच.एम. इरशाद। लेफ्टिनेंट एच.एम. इरशाद ही वो जो आर्मी जनरल, इसके खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट हुए कि आप क्या करो, यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करो। और इसने बोला भी कि मैं डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करूंगा, ठीक है ना जी। और कुल मिला के इसको बड़ा शौक था क्या देखने के लिए, एयरक्राफ्ट देखने के लिए, टैंक्स की रेड देखने के लिए। और बेचारा एक बार एयरक्राफ्ट में बैठा और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और वहीं पे इसकी डेथ होगी। और डेथ होने के बाद दोबारा से यहाँ पे क्या आई, 1998 के अंदर री एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। इसको बाद में हम एक लाइन में समझ लेंगे कि कब कब क्या हो रहा है, बस इतना समझ लो। अब डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी आने के बाद यहाँ पे 2 पर्सन 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी जिसका नाम क्या था, बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो ये प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर यहाँ पे इसको हटा दिया गया, नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना। 2 बार ये प्राइम मिनिस्टर बनी, 2 बार ये प्राइम मिनिस्टर बनी, पर दोनों ही प्राइम मिनिस्टर कोई भी अपने 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया और बेनजीर भुट्टो को असैसिनेटेड कर दिया गया। और उसके बाद 1999 के अंदर 2007 के अंदर दोबारा से फिर यहाँ पे क्या आ गई बेटे, मिलिट्री रूल आ गया। अब की बार जो मिलिट्री रूलर थे वो बहुत पॉपुलर मिलिट्री रूलर थे और मिलिट्री रूलर का नाम क्या था, परवेज मुशर्रफ। क्या नाम था, परवेज मुशर्रफ। और परवेज मुशर्रफ ने अपने टाइम के अंदर 2-3 बड़े काम किए। 2001 के अंदर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, सारी पावर आर्मी जनरल को दे दी और साथ साथ में अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं क्या हूं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं। और 1999 के अंदर 1999 के अंदर भारत के साथ वॉर हुआ विच इज नोन एज द कारगिल वॉर। कुल मिला के 2007 के अंदर इसके रूल को खत्म कर दिया। अभी लास्ट वीक के अंदर उनकी डेथ हुई है और उनके ऊपर बहुत चार्जेस लगाए गए करप्शन के और उनके सुप्रीम कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दिया, पर अभी उनकी डेथ हो गई ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस। उसके बाद 2007 के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या है, प्रैक्टिस ऑफ द डेमोक्रेसी है। पर एक लाइन आप जरूर लिखोगे कि इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नेवर कंप्लीटेड हिज फुल टर्म, 5 साल का कोई भी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी हमें लगता था इमरान खान करेंगे पर उनको भी नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा दिया गया। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। आप लिखो 47 to 88 डेमोक्रेसी। कैसे याद कर लो, देखो आराम से फॉर्मूला देगी। पहले क्या लिखोगे, डेमोक्रेसी, फिर क्या आ रहा है, मिलिट्री रूल, फिर एक बार फिर मिलिट्री रूल, फिर आपने कुछ नहीं करना, डीएम डीएम और सबसे लास्ट में डी। डी से स्टार्ट किया और लास्ट में डी। डी फॉर दीपक चौधरी नहीं भाई, डी फॉर डेमोक्रेसी। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। साथ में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द इंस्टेबिलिटी इन द पाकिस्तान। ये क्वेश्चन कई बार है कि आप रीजन बताइए किसकी वजह से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें इतनी सारी इंस्टेबिलिटी है इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। 4 पॉइंट्स आप लिख दोगे, यू विल गेट ए फुल मार्क्स। यहाँ पे आपका मार्क्स का कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। चारों जो पॉइंट्स हैं बस आपको क्या करने हैं, एनसीईआरटी के अनुसार लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव इसलिए नहीं करती क्योंकि इट इज नॉट सपोर्टेड बाय, इसको सपोर्ट नहीं है किसके द्वारा, सपोर्टेड बाय वहां के जो इलीट पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं, वहां के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं और वहां के जो रिलीजियस पर्सन है जिनको हम क्लैटजी लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे लोग नॉट इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी। क्यों, डेमोक्रेसी किसकी बात करते हैं, इक्वल राइट्स, जबकि ये सारे के सारे लोग ये चाहते हैं, फेवर करते हैं कि हमारे पास क्या होने चाहिए, स्पेशल राइट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्पेशल राइट्स होने चाहिए। am I clear? तो दिस इज द थिंग। सेकेंड यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान हैज डिस्प्यूट विद इंडिया ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। जो इशू ऑफ कश्मीर है इसका भी इनडायरेक्टली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल लगवाने में। क्यों, क्योंकि वहां का डिफेंस सिस्टम हमेशा प्रोपेगेंडा चलाता है कि हम कभी भी इंडिया को हरा सकते हैं और अपने कश्मीर, मतलब हमारा कश्मीर है पर वो अपना बताते हैं, अपने कश्मीर को छीन सकते हैं। इसलिए वहां के लोगों को लगता है कि आर्मी ये काम कर सकती है और इस काम को ना करने दिया जा रहा है किसके द्वारा, वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट में आर्मी को ही ले आते हैं, इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं किसको, सपोर्ट टू आर्मी रूल। और जब भी वो आर्मी रूल को, मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं उसके बाद बहुत पछताते हैं क्योंकि आर्मी रूल जब जब पाकिस्तान में लगा है
तब उन्होंने इंडिया के साथ वॉर किया है, चाहे वो अयूब खान की बात करें, अय्या खान की बात करें या फिर परवेज मुशर्रफ की। और इन सारे वॉर के अंदर भारत की आर्मी ने इनको बहुत बुरी तरह से हराया है। पर पाकिस्तान के अंदर ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि हमने भारत को हराया है। अगर उनसे कोई आर्गुमेंट पूछे, आर्गुमेंट दे डोंट हैव, क्योंकि कोई भी नेशनल गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। पर भारत का दिल बहुत बड़ा है। 1962 में पहले फेज में हम चाइना से हारे तो ओपनली भी एक्सेप्टेड, पर सेकंड फेज के अंदर वी डिफीटेड टू चाइना बट वी आर अनेबल टू पॉपुलराइज दिस थिंग अमंग द पीपल। इशू ऑफ कश्मीर की वजह से वहां पे मिलिट्री रूल लगता है। नेक्स्ट वन ये बोलता है सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे इलेक्शन होने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है। जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है उसको ये लगता है यही लोग पावर में क्यों हैं, इनको पावर से बाहर करने का एक रास्ता है दिस टू मिलिट्री रूल। और मिलिट्री तो चाहती है कि मेरे पास ज्यादा पावर आए। ये उसी तरह से दो दोस्त हैं, कोई भी दोस्त ये नहीं चाहता इसके नंबर मेरे से ज्यादा है, वो चाहता है कि हमेशा मेरे ज्यादा है। फोर्थ पॉइंट आप इसके अंदर लिखोगे लैक ऑफ द सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, लैक ऑफ सपोर्ट बाय वेस्टर्न कंट्रीज। अब देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो क्या करते हैं, यहाँ पे मिलिट्री रूल को सपोर्ट करती है। द रीजन इज बिहाइंड, क्योंकि मिलिट्री को क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए। क्या चाहिए, वेपन्स विच आर द प्रोवाइडेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। और वेस्टर्न कंट्रीज इस बदले में क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है किसको, टू नेचुरल रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान को, हमारे के लिए। अब यही काम कौन कर रहा है, चाइना। चाइना क्या कर रहा है, उनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, उनके नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जबकि उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से बर्बाद होने के रास्ते पे है। पर उनको ये बात समझ में आ ही नहीं रही है। बस उनको एक ही बात का रट्टा लगवाया हुआ है कि यू आर ए न्यूक्लियर कंट्री, यू आर ए न्यूक्लियर कंट्री। भाई न्यूक्लियर खाने को थोड़ा देगा, खाने को कौन देगा, जो आप मीन्स ऑफ द इनकम बढ़ेंगे तो आपको मीन्स ऑफ द इनकम बढ़ाने पड़ेंगे। तो दिस 4 पॉइंट्स यू कैन राइट हियर। अगली स्टोरी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको पढ़ाऊंगा ओनली पॉइंट ऑफ द एग्जाम से। तो बांग्लादेश के बारे में पहले तो आप 3 वर्ड तो ये लिख लीजिए जब भी बांग्लादेश का क्वेश्चन आएगा। बांग्लादेश अर्लियर इट वाज नोन एज द ईस्टर्न पाकिस्तान, इसको ईस्टर्न पाकिस्तान माना जाता था। और इसको कर्व्ड आउट किया गया था, किससे कर्व्ड आउट, फ्रॉम बंगाल प्रोविंसेस, क्योंकि ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया 2 प्रोविंसेस को कर्व्ड आउट किया गया था, बाइफर्केटेड किया गया था, बंगाल एंड पंजाब। थर्ड वन इट वाज फॉर्म ऑन 16 दिसंबर 1971। जब भी बांग्लादेश का क्वेश्चन है ये 3 पॉइंट लिख दीजिए, आपको 100% 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। पर क्वेश्चन कोई फैक्चुअल पूछा गया है बांग्लादेश का 1 मार्क का, फिर आपको फैक्चुअल ही लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ है उस फॉर्मेशन के आप 2 कारण बताएं। पहला बड़ा कारण तो ये था कि जो बांग्लादेश है, जब ये ईस्टर्न पाकिस्तान होता था, दे वर क्लासिफाइड एज ए सेकेंड क्लास मुस्लिम, एज सेकेंड क्लास मुस्लिम। इसका मतलब वो उनको प्रॉपर मुस्लिम नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उसके अंदर बहुत ज्यादा हिंदू हैं और हिंदुओं के इन्फ्लुएंस के अंदर वो प्रॉपर मुस्लिम कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ना वो उर्दू बोलते, क्योंकि तो बंगाली बोलते, इसलिए उनको सेकेंड क्लास मुस्लिम बोला जाता था। दूसरा, दे इम्पोज द उर्दू लैंग्वेज। जो वेस्टर्न पाकिस्तान था उसने इम्पोज कर दिया था किसको, उर्दू लैंग्वेज को। इवनली जो उनके फाउंडर माने जाते हैं जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उसने ईस्टर्न पाकिस्तान में तो स्पीच देते हुए बोला था कि आप असली मुसलमान तब हो जब आप उर्दू बोलोगे, और उर्दू बोलने वाले लोगों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जबकि लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली। इन लोगों ने क्या किया, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है अवामी लीग। क्या नाम है, अवामी लीग। इट वॉज फॉर्म बाय मुजीब उर रहमान, ही वॉज अ लीडर। मुजीब उर रहमान, ही वॉज अ लीडर फ्रॉम द ईस्टर्न पाकिस्तान। और इसने क्या किया, अवामी लीग ने 2 डिमांड रखी। पहली बात तो ये रखी, जो बंगाली लैंग्वेज है आप इसको अनाउंस कीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज, हम उर्दू लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट आप क्या दीजिए, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दीजिए। जब भी वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई रूल बनाएगी वो हमारे ऊपर तब तक लागू नहीं होगा जब तक हम उसको एक्सेप्ट ना करें। वेस्टर्न पाकिस्तान ने दोनों बातों को मानने से इनकार कर दिया। पर 1970s का इलेक्शन हुआ जिसमें अवामी लीग को मेजोरिटी मिली और वेस्टर्न पाकिस्तान के रूलर अय्या खान ने इनको पावर ट्रांसफर करने से मना कर दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, मिलिट्री रूल लगा दिया। और जैसे यहाँ पे मिलिट्री रूल लगा, मार्शल लॉ लगा, तो लोगों के राइट्स का वायलेशन हुआ। बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आ गए क्योंकि उनको जान का खतरा था। कुल मिला के इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ जिसमें हमने उसको बहुत बुरी तरह से हराया।
इवनली वी मेड ए हिस्ट्री, वी अरेस्टेड 93,000 सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तान। दुनिया में किसी कंट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम से है कि इंडिया ने 93,000 अलाइव सोल्जर्स को सरेंडर कराया है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उसके बाद 1971 में क्या बना, ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। अब इसकी इंडिपेंडेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, इंडिया का। अब देखिए वैसे तो बना हमारी वजह से, क्योंकि अगर हम वॉर ना लड़ते तो ये कभी भी क्या नहीं बनता, इंडिपेंडेंट कंट्री ना बनता बांग्लादेश। अब हमने जो स्टडी करना है कि जो बांग्लादेश है साउथ एशियन की ऐसी कंट्री विच एक्सपीरियंस द बोथ रूल, सिविलियन एज वेल एज द मिलिट्री। तो आपने कुछ नहीं करना, 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भारत के ही एफर्ट से बना था, तो वो भारत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो 1971 के अंदर जैसे ये इंडिपेंडेंट कंट्री बने तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। दे हैव रिटन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन के रिटर्न में भारत के ही पॉलिटिकल लीडर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा, देखिए भारत क्या है, रिपब्लिक। दे नाउ डेट कि बांग्लादेश बिकम ए रिपब्लिक, जिसका मतलब राजा का रूल नहीं होगा। भारत का एक सोवरन कंट्री, सोवरन का मतलब है किसी का बाहर से इंटरफेयर नहीं होगा। भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। दे आल्सो नाउ कि वी विल बिकम ए सेकुलर कंट्री। सेकुलर का मतलब ऑल द रिलीजन रिस्पेक्टेड इक्वली। इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। दे अनाउंस कि हम भी क्या बनेंगे, सोशलिस्ट बनेंगे, जहां पे सोशल वेलफेयर पे फोकस किया जाएगा। और सबसे लास्ट के अंदर लिखोगे कि दे अनाउंस कि वी आर गोइंग टू फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट मींस कि सारी पावर पार्लियामेंट के पास होगी, और साथ में हम अलाउ करेंगे किसको, मल्टी पार्टी सिस्टम को। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इनका प्राइम मिनिस्टर कौन बना, मुजीबुर रहमान बना। और मुजीबुर रहमान ने क्या किया, 1975 के अंदर, 1975 दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडेड का मतलब होता है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 75 में मुजीबुर रहमान ने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड कराया, चेंज कराया, और चेंज कराने के बाद कुछ प्रोविजंस रखे। वो प्रोविजंस क्या थे, पहला प्रोविजन ये रखा कि यहाँ पे अब पार्लियामेंट्री के प्लेस पे क्या होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। कौन सी होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा पावर किसके पास होते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल। जैसे भारत के अंदर लोकसभा है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट है। दूसरा क्या बोला कि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होगा, एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम होगा अवामी लीग। अदर रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इलीगल कर दी गई। साथ में एक और लाइन बोली कि मैं क्या हूं, आज से प्रेसिडेंट हूं, और मैं प्रेसिडेंट कब तक रहूंगा, जब तक मेरी डेथ नहीं होगी। तो यहाँ के कुछ लोगों ने इस बात को सीरियसली ले लिया, और सीरियसली लेने से क्या हुआ, 1975 में जो मुजीबुर रहमान थे इनका क्या कर दिया गया, असैसिनेटेड। और मुजीबुर रहमान का जो डिक्लेरेशन था कि मैं डेथ तक प्रेसिडेंट रहूंगा, उस बात को भी पूरा कर दिया। पर ये देखिए गलत बात है, किसी का मर्डर कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑन एनी ग्राउंड। तीसरा पॉइंट, तीसरा आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ बीएनपी। फॉर्मेशन ऑफ बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बीएनपी से रिलेटेड आप 4 बातें याद रखोगे। बीएनपी वाज फॉर्म इन 1977। इट वाज फॉर्म बाय फॉर्मर आर्मी जनरल। वहां कौन है, मुजीबुर रहमान। ये कौन है, जिया उर रहमान। जिया उर रहमान, मुजीबुर रहमान पहले थे और जिया उर रहमान सेकंड थे। इट कम इन अ पावर इन 1979। इलेक्शन ओवर, इलेक्शन होने के बाद ये पावर में आ गई, और 1982 के अंदर जिया उर रहमान को असैसिनेटेड कर दिया गया, और यहाँ पे क्या लगा दिया गया, मिलिट्री रूल लगा दिया गया। और यहाँ पे जो मिलिट्री रूल लगा वो फर्स्ट टाइम 1982 के अंदर लगा। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम हालात हुए जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल जो यहाँ पे लगा अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट एचएम इरशाद। लेफ्टिनेंट एचएम इरशाद। थोड़ा सा यहाँ पे पाकिस्तान वाले में आपको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो थे 77 से लेके, ये लेफ्टिनेंट एचएम इरशाद नहीं है, ये जिया उल हक थे। जिया उल हक, ये करेक्शन आप लोग कर लेना। अब देखिए ये कहता है कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट एचएम इरशाद, इसके खिलाफ क्या हुए, बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए।
बांग्लादेशी लोग ये चाहते थे कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और एक लंबे टाइम के स्ट्रगल के बाद यहाँ के जो आर्मी जनरल थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और 1990 के अंदर दे डिसाइडेड टू कंडक्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और यहाँ पे दोबारा से क्या होगी, री एस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी, री एस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी। 1990 से लेके अब तक 2023 तक दे हैव द कंटिन्यूसली प्रोसेस ऑफ द डेमोक्रेसी। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद जिसको मेजोरिटी मिलती है वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अभी करंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना, शी इज अ डॉटर ऑफ मुजीब उर रहमान, बिलोंग्स टू द अवामी लीग। बस इतना आपको याद रखना है। तो इसके याद रखने में बड़ा आसान सा काम है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत के फीचर्स है वो लिखना है, अमेंडमेंट लिखना है 3 पॉइंट, बीएनपी के बारे में 4 बातें और उनके बारे में 2 ही बातें। ही वाज अ आर्मी जनरल, इम्पोज द मिलिट्री रूल और ही फेस द प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, फाइनली ही एक्सेप्टेड टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। और 1990 के अंदर बांग्लादेश के अंदर दोबारा से क्या होगी, री एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेपाल। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के पेपर के अंदर कि एक्सप्लेन द डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस इन द नेपाल, डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस इन नेपाल। नेपाल के बारे में पहले तो आप 3 लाइनें लिखिए। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे नेपाल इज द हिस्टोरिकली मोनार्कियल कंट्री। ये क्या भाई, हिस्टोरिकली मोनार्कियल कंट्री, इसका मतलब यहाँ पे पुराने टाइम से राजा का रूल था, मोनार्कियल कंट्री। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट वाज ए बफर स्टेट। इज भी लिख सकते हो, वाज बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब तो 2 देशों के बीच का एक छोटा देश। पहला यहाँ पे लिखोगे किसके, चाइना, और दूसरा कौन सा लिखोगे, इंडिया। ये एक ऐसी कंट्री है विच एक्सपीरियंस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूल। पहले यहाँ पे क्या है, मोनार्की, फिर क्या अडॉप्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर दोबारा से मोनार्की, फिर यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर क्या हुआ, रिपब्लिक। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट वेज से दे हैव द पॉलिटिकल सिस्टम। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1990 से। इन 1990 देयर वाज अ किंग का नाम है किंग वीरेंद्र। ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ पीपल, क्योंकि बड़े एक लंबे टाइम से यहाँ पे डिमांड हो रही थी। डिमांड सिंपल थी कि वी वांट टू डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश सारे डेमोक्रेसी हैं। चाहे इंडिया की बात करें, 1990 में पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी था, बांग्लादेश डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर चुका था। तो वीरेंद्र ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हमारे देश में क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक इलेक्टेड असेंबली होगी और साथ में राजा के पास भी कुछ पावर्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को एक्सप्लेन करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू मेक ए वन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे क्या होगी, एक इलेक्टेड असेंबली होगी जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरा, यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा वो कौन होगा, राजा होगा, किंग। और किंग का इतना ही काम होगा जो ये लॉ बना के देगी इसको अप्लाई कर सकता है, साथ में इलेक्टेड असेंबली को सस्पेंड कर सकता है। वो किस कंडीशन में करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा कौन होगा, जुडिशरी। जुडिशरी का एक ही काम है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और इटसेल्फ जुडिशरी, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है। सेकेंड आप पॉइंट यहां पे लिखोगे, देयर इज द ट्रायंगुलर ऑफ पावर। ट्रायंगुलर ऑफ पावर का मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात, यहाँ पे 3 ग्रुप है मेजरली। एक ग्रुप कौन सा है, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि यहाँ पे मोनार्की हो, दूसरे लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी, और तीसरे लोग यहाँ पे माओइस्ट हैं। मोनार्कियल मैंने रूल्ड बाय किंग, अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अगेंस्ट ऑफ द माओइस्ट। माओइस्ट का मतलब ऐसे लोग जो चाइना की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे और दे वांट टू एस्टैब्लिश द वन पार्टी रूल। तो माओ किसके अगेंस्ट है, मोनार्की और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसके अगेंस्ट है, मोनार्की और माओइस्ट। माओइस्ट क्या चाहते हैं, वन पार्टी रूल। ये क्या चाहते हैं, यहाँ पे राजा का रूल, ये चाहते हैं डेमोक्रेसी। और एक लंबे टाइम तक इनके बीच में वायलेंस भी चलती रही, क्योंकि माओइस्ट क्या करते हैं, बिलीव इन द वायलेंस टू ब्रिंग द चेंज। तीसरा क्या हुआ यहाँ पे, सस्पेंड टू डेमोक्रेसी, सस्पेंड टू डेमोक्रेसी। 2001 के अंदर देयर वाज ए मैसेकर ऑफ किंग फैमिली। यहाँ पे मैसेकर कर दिया गया किसका, किंग्स एंड किंग फैमिली। और आज तक इस बात का नहीं पता लगा कि राजा वीरेंद्र की फैमिली को किसने मारा। नए जो किंग आए उनका नाम था ज्ञानेंद्र, और ज्ञानेंद्र नॉट इन अ फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। वो कहता था कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, राजा का रूल होना चाहिए।
और एक हर राजा अपने आप को भगवान मानता था, इसलिए ज्ञानेंद्र ने क्या कर दिया, सस्पेंडेड कर दिया किसको, टू इलेक्टेड असेंबली, क्योंकि जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसके पास राइट होता है सस्पेंड करने का, किसको, इलेक्टेड असेंबली को, जैसे भारत के अंदर प्रेसिडेंट कर सकता है, पर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है, उसके लिए एडवाइस पीएम को करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटेस्ट बाय एसपीए। एसपीए का मतलब है 7 पार्टी अलायंस, 7 पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर अलायंस किया 2006 में, इसकी कैपिटल काठमांडू के अंदर। अब ये बोलते हैं प्रोटेस्ट इतना मैसिव था, यहाँ लैक्स ऑफ द पीपल इकट्ठा हो गए इस बात को राजा से बनवाने के लिए कि आपको हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। कुल मिलाकर राजा ने बात मान ली और यहाँ पे क्या हो गया, री एस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी, यहाँ पे री एस्टेब्लिश कर दिया गया किसको, डेमोक्रेसी को। और जब यहाँ पे री एस्टेब्लिश किया गया तो 2015 के अंदर, 2015 के अंदर दे हैव रिटन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिख दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद दे डिक्लेयर टू बिकम ए रिपब्लिक। और नेपाल आज के टाइम में फुली क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, राजा के पास जो पावर है उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो दिस इज द थिंग अबाउट द नेपाल। पहला वीरेंद्र ट्रिंगुलर सस्पेंडेड द डेमोक्रेसी और प्रोटेस्ट बाय द एसपी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, हु आर द माओइस्ट, माओइस्ट द ग्रुप ऑफ पीपल दोज बिलीव इन द माओ आइडियोलॉजी। माओ की आइडियोलॉजी क्या भाई, वन पार्टी रूल, और वन पार्टी रूल किससे आएगा, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन किससे होगी, वायलेंस से होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्रीलंका का। श्रीलंका का हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपका एग्जाम में आता है, क्योंकि आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। श्रीलंका का जब भी क्वेश्चन आएगा 4 पॉइंट आप इसके अंदर पहले लिखोगे। श्रीलंका इज अ कंट्री लोकेटेड इन द साउथ एशिया, गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 फ्रॉम द ब्रिटिशर। इसका जो ओल्ड नेम था, ओल्ड नेम का था सिलोन, CEYLON, सिलोन। 1972 में क्या लिखा, श्रीलंका। यहाँ पे जो मेजोरिटी ग्रुप है वो कौन है, सिन्हाला, सिन्हाला द नेम ऑफ लैंग्वेज। और यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप कौन है, तमिल से, जो भारत से माइग्रेटेड होके गए हैं। जो सिन्हाला है उनके पास सारे राइट्स है, तमिल के पास राइट्स नहीं है। और तमिल ने बड़ी कोशिश की, प्रोटेस्ट किया कि हमें क्या दे दीजिए, राइट दीजिए, पर सिन्हाला कहते हैं कि हम ओरिजिनल पीपल ऑफ श्रीलंका है, हम आपको किसी भी कंडीशन में इक्वल राइट्स नहीं देंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो तमिल से उनकी मेजोरिटी किस एरिया में है, आप लिखोगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। कुल मिलाकर जब उनको राइट्स नहीं मिले तो तमिल लोगों ने 1980s के अंदर अपना एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम था LTTE, लिबरेशन तमिल्स टाइगर इलम, सॉरी लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल्स इलम, टाइगर रिप्रेजेंट टू पावर। अब इसके बारे में भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। LTT इट वाज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, जो बिलीव करता है किसके अंदर, वायलेंस के अंदर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी डिमांड थी कि हमें क्या चाहिए, अब सेपरेट कंट्री चाहिए, अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, अब हमें अलग से एक देश दें। और इसी की वजह से श्रीलंका के अंदर क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया। अब आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया ने क्या किया, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, 1984 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने और भारत के इतिहास के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने विजिट किया श्रीलंका, और श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चला था। और कहीं ना कहीं भारत के जो माइग्रेंट्स थे तमिल, उनको लगता है इसकी वजह से हो रहा है और इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया ने क्या किया, राजीव गांधी जी ने 1987 के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, कहां पे, श्रीलंका के अंदर। और इस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम रखा IPKF, इंडियन। IPKF का मतलब है इंडियन, ये थोड़ा गलत हो गया, इंडियन आर्मी पीस कीपिंग ऑपरेशन, IPKF ही था, इंडियन पीस कीपिंग ऑपरेशन। अब ये कहां पे जाएगी, श्रीलंका जाएगी, क्या करने का, एंड ऑफ द सिविल वॉर। पर जैसे ही ये पीस कीपिंग ऑपरेशन वाली आर्मी वहां पे पहुंची तो यहां पे क्या हुआ, इसका अपोज किया 2 तरह के लोगों ने। पहला अपोज किसने किया, तमिल्स ने। तमिल्स को लगता है कि ये लोग हमें मारने आए हैं, जब हमें इंडिया की जरूरत थी इन्होंने हमारी मदद नहीं किया। IPKF है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है, IPKF। दूसरी बड़ी बात किसने अपोज किया, सिन्हाला ने, क्योंकि उनको लगता था कि भारत क्या कर रहा है, हमारे इंटरनल मैटर के अंदर इंटरफियर कर रहा है। अब अगली मजेदार बात देखिए क्या है, 1989 में भारत को इसको विड्रॉन करना पड़ा। क्यों, क्योंकि इट इज नॉन एज अ फेलियर, इसकी कोई ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा है।
श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर 2009 के अंदर एंडेड माना गया जब एलटीटी का सबसे बड़ा लीडर प्रभाकरन ही वाज किल्ड बाय द श्रीलंकन आर्मी। उसके बाद भी देखिए श्रीलंका इतने लंबे टाइम तक सब कुछ फेस करने के बाद भी श्रीलंका मेंटेन समथिंग विच इज द बेटर देन अदर साउथ एशियन कंट्रीज। तो हमें यह देखना है कि सक्सेस ऑफ श्रीलंका क्या है। श्रीलंका की सक्सेस में आप 4 पॉइंट्स लिखोगे। सबसे पहली सक्सेस है श्रीलंका की कि दे कंट्रोल द पॉपुलेशन, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है किसको लेके, पॉपुलेशन को। जो प्रॉब्लम कहां पे, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में। सेकेंड वन, गुड रैंक इन द HDI रिपोर्ट, अकेली ऐसी कंट्री है साउथ एशिया की जिसका रैंक बिलो 100 है, जबकि सारियों का क्या है, अबाउ 100 है। तीसरा, दिस इज द फर्स्ट कंट्री विच लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी, श्रीलंका पहली ऐसी कंट्री है जिसने अपनी साउथ एशिया के अंदर अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, किसके लिए, फॉरेन इंपोर्ट के लिए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे मजेदार बात, श्रीलंका कंटिन्यू द डेमोक्रेसी। वो बात अलग है कि ये लिमिटेड डेमोक्रेसी है क्योंकि यहाँ पे तमिल्स के पास ज्यादा राइट नहीं थे, फिर भी वो इलेक्शन कंडक्ट करा रहे थे और एक डेमोक्रेटिक नॉर्म से सिनाले लोगों को पावर में लेके आ रहे थे। तो इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसका और नेम क्या है, तमिल्स लोगों की मेजोरिटी कहां पे थी, तो आप लिखोगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। एलटीटी का क्वेश्चन आ सकता है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिमांड क्या थी, इसकी वजह सिविल वॉर हुआ, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स क्यों गई, फेल क्यों हो गई, और सक्सेस ऑफ श्रीलंका क्या है। और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फ्लोइंग कंट्री फ्रॉम द साउथ एशिया लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी फर्स्टली। ठीक है जी। अब 2 टॉपिक रह गए हैं, पहला है मालदीव्स का। मालदीव्स के अंदर आपने 3 ईयर्स याद कर लेने हैं। पहला याद रखोगे 1968 तक इट वाज ए सल्तनत। सल्तनत का मतलब होता है रूल्ड बाय किंग। 1968 के अंदर इसने अपने देश के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया कि सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होगी, और दूसरा 1 पार्टी सिस्टम होगा। 1 पार्टी सिस्टम का मतलब है एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। 2005 के अंदर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, चेंज किया, प्रेसिडेंशियल से कन्वर्ट कर दिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इट मींस कि यहाँ पे पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास होगी, प्राइम मिनिस्टर। और 1 पार्टी को कन्वर्ट कर दिया मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर, मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे, तीसरा नहीं लिखना है सॉरी, 2008 के अंदर फिर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, पार्लियामेंट के प्लेस पे दोबारा से किसको लिया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे सारी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। 3 ईयर आपको याद रखने हैं। 1968 it was a sultanate, in 1968 they adopted the 1 party system with the presidential, 2005 के अंदर पार्लियामेंट्री विद मल्टी पार्टी सिस्टम, और बाद में थर्ड जो आप लिखना है 2008 के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विद द मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि देयर आर द 2 कंट्री विच आर नॉट पार्ट ऑफ द साउथ एशिया बट दे आर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, किसका, 2 कंट्रीज का। पहली यहाँ पे हमारी नेबर कंट्री है चाइना, और एक बहुत दूर की कंट्री है यूएसए, जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। आपने कुछ नहीं करना, कुछ ना करने का मतलब है कि ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने, बस ये दो लाइन आप याद रख लोगे। पहला आप लिखोगे चाइना, चाइना के बारे में लिखोगे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, चाइना मेड गुड रिलेशन विद इंडिया, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप, और कीप डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान। उसने पाकिस्तान के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किए। पर अभी क्या हो रहा है, नाउ चाइना मेक ए गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान के सहारे इंडिया के इंटरेस्ट को वायलेट करना चाहता है। और चाइना वैसे भारत के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहता है, पर इंडिया के साथ अच्छे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप नहीं है। किसको छोड़ के, ट्रेड को। चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, बस इतना है। अब आता है यूएसए। यूएसए में आपने रिवर्स लिखना है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस दे मेड अ गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, और इवनली पाकिस्तान को डिफरेंट इश्यूज पे सपोर्ट किया, किसने, यूएसए ने। जैसे कहां पे सपोर्ट किया, कश्मीर के इशू पे, वो हमेशा इसी का फेवर लेता रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक मिलिट्री अलायंस था यूएसए का, इसका नाम सीटो सेंटो, दोनों को ज्वाइन कर लिया था।
दूसरा 1965 में भी इनडायरेक्टली सपोर्ट किया किसको, पाकिस्तान को, और 1971 के अंदर तो ओपनली सपोर्ट किया किसको, पाकिस्तान को। इंडिया के साथ अच्छे ज्यादा रिलेशन बेहतर नहीं थे क्योंकि इंडिया के क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ है, यूएसएसआर के साथ। पर 1990 के बाद यूएसए और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है इन द मल्टीपल एस्पेक्ट, चाहे वो ट्रेड की बात करें, चाहे डिफेंस सिस्टम की बात करें, चाहे डिप्लोमेटिक सिस्टम की बात करें। पर ये हमेशा दोनों कंट्रीज ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती रहती हैं, प्रोवोक करती रहते हैं एक कंट्री को दूसरी कंट्री के अगेंस्ट। 5 क्वेश्चन लर्न कीजिए बहुत आसानी से। व्हाट डू यू मीन बाय साउथ एशिया, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन द साउथ एशिया, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। एक ही क्वेश्चन है, तीनों के पॉइंट अलग अलग लर्न कर लीजिए। विच 2 कंट्रीज आर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर इन द साउथ एशिया, ये 4th क्वेश्चन है। 5th वन, हाउ द साउथ एशिया हैज द यूनिक फीचर्स इन द कंपैरेटिव ऑफ अदर कॉन्टिनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन क्या है, कई बार आता है, व्हाट आर द 2 प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल इन द साउथ एशिया फॉर द कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज। सार्क के बारे में लिखिए जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया, और साफ्टा के बारे में लिखिए जो लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो दिस चैप्टर विल बी डन with the proper explanation with the important questions. So thank you for the watching this class, or you share with your friends, or you prepare to yourself with the perfectly for the board exam. Thank you. Best of luck.